नमस्कार। आफ्टर कोरोना सीरीज में आपका स्वागत है। एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के। आज हमारे साथ हैं अजय श्रीवास्तव जी, जो कि बिलासपुर में आधारशिला विद्या मंदिर के डायरेक्टर हैं और देश के एक अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, संवेदनशील एक व्यक्ति हैं, जो विभिन्न मसलों पर सोचते हैं, विचारते हैं और उसके बाद अपने एक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के बाद की जिंदगी पर हमें जो बात करनी है, उसका मूल मकसद ये है कि कोरोना तो आया है और चला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि कोरोना के बाद के हमारे जो व्यवहार हैं, उनमें क्या हमें अपेक्षित परिवर्तन करने चाहिए। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। आज हमने अजय जी को आमंत्रित किया। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय है अजय जी का सुझाया हुआ हमारा शिक्षा का ढांचा और हमारी नीतियां। इस विषय पर हम बात करेंगे। अजय जी, इस कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है। हम इसमें बहुत प्रश्नोत्तरी नहीं करते हैं, ताकि स्पीकर को पूरी तरह से वक्त मिले, वो अपना पिन पॉइंटेड एक फ्रेम में अपनी बात रख पाए। तो आप अपने विषय के अंदर अपनी बात रखेंगे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। अगर इनकेस हम लास्ट में देखेंगे कुछ कमेंट्स हम ले पाते हैं अगर उनके जवाब में। नमस्कार। आज का मैं तो सबसे पहले वरुण जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में उन्होंने ये एक अच्छा टॉपिक उठाया और हम सभी को जोड़ा है। मैं कल सुन रहा था डॉक्टर जवाहर जी को भी, तो बहुत सारे ऐसे इनपुट्स होते हैं जो हमको भी इस दौरान अपने अपने एक्सपर्ट से सुनने मिलते हैं। और शिक्षा का जहाँ तक, क्योंकि मैं एक स्कूल रन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि शिक्षा को हमको मूल रूप में पहले समझना चाहिए, फिर उसके ढांचा किस प्रकार का है और उसकी पॉलिसी क्या होना चाहिए, इस पे एक विचार विमर्श सभी को करने की जरूरत है। यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसके मेन स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं। देखिए, सबसे मेन यदि की में देखा जाए तो छात्र एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, जिसके लिए शिक्षा डिजाइन की जा रही है, जिसके भविष्य के लिए सोचा जा रहा है। अब उनसे जुड़ जाती है हमारे उनके पेरेंट्स, अभिभावक, जो उनको भेजने का काम करते हैं। फिर उनसे जुड़ती है समाज को जो उस शिक्षा से अपेक्षा होती है, समाज के लोग। उसके बाद आते हैं स्कूल के टीचर्स, जो उनको शिक्षा देने का दायित्व जिनका होता है। उसके बाद आता है स्कूल का मैनेजमेंट, जो उन शिक्षकों को कैसी शिक्षा दी जाना चाहिए उसकी क्वालिटी और मेथड पे डील करता है। और सबसे ऊपर हमारे पास आता है गवर्नमेंट की एजेंसीज, जो शिक्षा का समूचे ढांचे पे क्या शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसको तय करता है। तो अभी यदि हम इस पूरे ढांचे को शुरुआत से देखते हैं, यदि हम एंशियंट शिक्षा पे चले जाएं, जो हमारी पौराणिक शिक्षा थी, गुरुकुल शिक्षा थी, उसी को मेन आधार माने यदि हम, तो हमको देखने को मिलता है कि गुरुकुल शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण यह होता था कि जिसको शिक्षा प्राप्त लेनी होती थी, वह गुरुकुल में अपने शिक्षक के हाथ चला जाता था, गुरुकुल चला जाता था, वहां वह रह के उनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करता था। और उस शिक्षा का मूल ये रहता था, उसको पूरी जीवन शैली सीखता था उस शिक्षा के माध्यम से, और वहां पर श्रम का एक बहुत बड़ा योगदान होता था। आज की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हम चीजें जो आउटपुट है वो गुरुकुल शिक्षा के आउटपुट को पाना चाहते हैं, पर हमने उसको रिड्यूस कर दिया है। यदि वो शिक्षा घर में मिले और स्कूल में क्या शिक्षा मिले, ये डिवाइड कर दिया। और होता यही है कि जो संपूर्ण शिक्षा हम छात्रों को एक आउटपुट के रूप में, यदि मैं स्कूल शिक्षा की बात करूं, तो इन 12 वर्षों में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यदि ये देखा जाए, तो शिक्षा के माध्यम के उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और वो क्या क्या कार्य, क्या क्या स्किल्स उसके पास आ गए हैं। तो निश्चित रूप से इस पूरे ढांचे में जो एनसीएफ ने काम किया है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है, तो जो भी एक्सपर्ट्स जिन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया है, बड़े सोच समझ के, बहुत सारे रिसर्च वर्क के द्वारा बनाया गया फ्रेमवर्क है। और अब शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन जो हम चाहते हैं वो हो भी चुका है, पर कमी कहाँ पे है
कमी है उसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस पे। तो जहां पे भी देखिए, आज भी हम डिजिटल कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, पर डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करना ऑनलाइन इस सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, पर ये संपूर्ण नहीं है। ये सबको मालूम, सबको जानना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा कहीं भी, कोई भी ये पूरी शिक्षा का एक विकल्प नहीं हो सकता। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इस काल में हमने एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराया है, ताकि हम छात्रों और शिक्षकों को आपस में जोड़े रह सकें, उनके बीच में गैप ना हो। तो यह काम आज डिजिटल के माध्यम से, जैसे हम आपसे अभी जुड़ रहे हैं, जितना आमने सामने रूबरू होके बातें पहुंचाई जा सकती है, क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है, चीजों को समझा जा सकता है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा मॉडल तैयार नहीं हो सकता। पर यदि दिक्कतें हैं और एक ऐसा समय आ गया है, परिस्थिति ऐसी है, तो उसके लिए एक वैकल्पिक रूप यही है कि हम ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ जाएं। और इस शिक्षा का माध्यम यही होगा कि बच्चों के मन में जो प्रश्न है वो कैसे रिजॉल्व किए जाएं, बच्चे का अटेंशन अपने साथ कैसे सतत उनको साथ जोड़ा जा सके, ये चैलेंजेस हैं इस ऑनलाइन शिक्षा के। तो कोरोना काल में, जो कोरोना का समय है, ये जो कोविड-19 का पीरियड है, इसमें निश्चित रूप से हम स्कूल वालों को भी एक सोचने के लिए, एक संपूर्ण शिक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, ये समय दिया है। जहां तक पॉलिसी की बात होती है, देखिए स्ट्रक्चर बहुत साफ है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हाई एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, इन 4 भागों में हमको बच्चों को तैयार करना होता है। प्राइमरी एजुकेशन का एकदम सिंपल काम होता है बच्चों को फैमिलराइज करना अपने लिंग्विस्टिक स्किल्स के साथ में। देखिए, पूरी शिक्षा जो है वो 8-9 स्किल्स में बटी है, इंटेलिजेंस में बटी हुई है। यदि हम इस 9 इंटेलिजेंस को अपने सिलेबस से ओवरलैप कर लें, जिसको हम कैरिकुलम बोलते हैं, तो जो एनसीईआरटी भी वही बात बोलता है, और एनसीईआरटी बुक में वो बहुत अच्छे से आ चुका है। अब गंभीरता से हमको और शिक्षकों को लेने की जरूरत है कि हम इन 8 और 9 इंटेलिजेंस को अपने सिलेबस के माध्यम से बच्चों में कैसे एनकलकेट कर पाए। अब इसके लिए सबसे प्रमुख यही होता है कि हमारे टीचर्स ट्रेंड है कि नहीं। यदि हम देश में शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो हमारे पास सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, और बहुत सारी हायर एजुकेशन में ऑनलाइन शिक्षा भी चल रही है, जो दूरवर्ती शिक्षा की। पर स्कूल की जो शिक्षा होती है, वो ऑनलाइन शिक्षा से हम उसके ऑब्जेक्टिव को, मुझे लगता है, केवल 15% या 20% ही पूरा कर पाते होंगे या कर पाएंगे, क्योंकि 80% बहुत सारे जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स है, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो चीजें होती है, एक दूसरे से विचार विमर्श करके चीजें समझी जा सकती हैं, वो निश्चित रूप से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हमको समझने में, बच्चों को समझाने में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आज हम रियलिटी में, यदि हम बिलासपुर में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे जो 100% स्टूडेंट है उसमें 40% रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उन 40% में किनको वो बात पहुंच पा रही है, मुझे लगता है 20% लोगों, उनमें 40 में 50% को, यानी 20 लोगों को पहुंच पा रही है। और यदि और बारीकी से देखा जाए, तो मुझे लगता है जो पूरी शिक्षा है वो 15% स्टूडेंट उससे बेनिफिटेड हो पा रहे होंगे। तो ये बहुत थोड़े लोगों तक और एक सतत एक जोड़ने का काम कर रही है, मुझे लगता है। और क्योंकि इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए एक सहायक भूमिका ऑनलाइन शिक्षा निभा रही है। अब दूसरी बात आती है कि गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग क्या हो सकती है। अभी ऐसा लगता है कि हमने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें एक दूरी बनी हुई है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो एक भ्रम की स्थिति फैलाने की स्थिति में आ गए हैं, मुझे लगता है। देखिए, आज रिलेशनशिप का बहुत महत्व है कि कोई बच्चा
को आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो उसको इस विश्वास होना चाहिए कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये उसके भरोसे का इंस्टीट्यूट है और उसके वेलबींग के लिए काम करेगा। पैसा बहुत दिगर होता है एजुकेशन में, इसलिए पहले तो एजुकेशन में दक्षिणा के माध्यम से होता था, पैसे तय नहीं होते थे। क्योंकि मॉडर्न शिक्षा एजुकेशन अब डेवलप हुआ, इसलिए फीस का माध्यम आ गया। फीस अभिभावकों को फीस को दक्षिणा के माध्यम से ही देना चाहिए या सोच में लाना चाहिए। छात्र और गुरु के बीच में, छात्र और शिक्षक के बीच में फीस मसला नहीं होना चाहिए। और अभी के काल में हम लोग देख रहे हैं कि एज ए स्कूल ओनर भी हम देखते हैं बहुत सारी डिफिकल्टी है कि हम अपने एक ऑर्डर निकलता है कि अभिभावकों को फीस नहीं देनी है। देखिए बहुत सारे अभिभावक हैं जो परेशानी में होंगे, गवर्नमेंट का वो ऑब्जेक्टिव होगा कि वो परेशानी में ना हो, इसलिए ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं। पर दूसरी तरफ हमारे पास वो शिक्षक हैं और बहुत सारे कर्मचारी हैं जो स्कूल में कार्यरत होते हैं, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? इसमें ये जो ऑर्डर है ये यदि सामंजस्य बैठाल के गवर्नमेंट लेती तो मुझे लगता है कि हम बहुत विन विन सिचुएशन में रहते। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो सक्षम हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, जिनकी सैलरी पूरी आ रही है, वो जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है कोविड-19 में इकोनॉमिकली, जिनको इफेक्ट नहीं करता है, कम से कम वो अपनी फीस दे देते तो हम 50% फीस के साथ में कुछ एड ऑन करके शिक्षकों को पूरी सैलरी दे पाते ताकि वो भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर पाते। तो मुझे लगता है ये एक परिवार की तरह, एक गुरुकुल की तरह सोचने वाली बात है कि यदि हमारे परिवार में आज 1000 स्टूडेंट यदि मेरे स्कूल में है तो मेरे परिवार के एक अभिन्न अंग है और शिक्षा को प्रोवाइड करना एक हमारी जिम्मेदारी है। और उनके अभिभावक के रूप में टीचर्स भी हमारे साथ हैं, उनका भी परिवार हमारे साथ है, हमारे जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ है। तो सबके लिए क्या एक पॉलिसी बनाई जा सके और गवर्नमेंट को इन सब के बारे में सोचकर किसी पॉलिसी डिसीजन में पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है तभी हम सबको सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है तभी वो संपूर्ण हो पाती है। और बहुत जगह बहुत सारे स्टेट्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी हैं कि यदि आप सैलरी यदि आप दे रहे हैं तो आप ट्यूशन फीस भी ले सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस जो होती है वो ईयरली होती है और टीचर्स को सैलरी मंथली देना होता है, इसलिए फीस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। तो ये सब एक बहुत सारे विरोधाभास के चीजें आती हैं। यदि मैं पेरेंट्स साइड में चले जाऊं तो मुझे लगता है कि क्लासेस नहीं लगी हुई है तो मैं क्यों फीस दूं, ट्यूशन पढ़ाई हुई नहीं तो फीस काहे की। पर यदि इसको समग्रता में समझा जाए तो टीचर्स को निकाला नहीं जा सकता, कर्मचारियों को निकाला नहीं जा सकता। जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी हम एक प्लेटफॉर्म में आएंगे और आप मंशा से काम करेंगे कि आपका बच्चा आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो सके और आने वाली जो उसको शिक्षा दी जानी है वो उसके जीवन भर काम आए। तो मुझे लगता है कि ये समझने के लिए और ये सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस समझ को अपने बीच में विकसित करें। जो पेरेंट्स अपने 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 बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उनके मन में एकदम शंका नहीं होना चाहिए कि उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनसे कोई ऐसी मांग कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए। मुझे मालूम है कि जब कोविड पीरियड आया था तो बहुत सारे स्कूल्स ने ये तय भी किया था कि हम फीस नहीं लेंगे। पर धीरे धीरे सिचुएशंस 1 महीना 2 महीना 3 महीना जैसी सिचुएशन बढ़ते जा रही है, पैनिक ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो कुछ लोगों को, कुछ पेरेंट्स को सामने आना चाहिए कि अपनी उस जिम्मेदारी को दूसरे पेरेंट्स के लिए पूरी करें ताकि ये पूरा सिस्टम, एक जो सिस्टम बना हुआ है वो उस वे में चल पाए। और मैं चाहूंगा सर कुछ यदि क्वेश्चन हो इस बारे में, कोई विचार हो तो। बिल्कुल सही है, आपने सही पॉइंट उठाया है
कि अभी इस पूरे काल को शुरुआती दौर में तो कोऑपरेटिव रहे लोग, क्योंकि थोड़े समय का लग रहा था, लेकिन जब लंबा चलेगा तो सबके ही उस आर्थिक संकट सबके सामने ही आता है। और ये दूसरे एंगल से भी लोगों को भी सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉयड है कहीं, वो भी, उनका भी अपना अधिकार बनता है, उनको भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। और कोई भी विद्यालय, निजी विद्यालय कम से कम अपनी एक उनकी फाइनेंशियल एक स्ट्रेटेजी होती है, उस पर काम करना होगा। दूसरा अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना के बाद किस तरह से हमें क्लासरूम्स को डिजाइन करना होगा? फिजिकल क्लासरूम्स जब भी शुरू होंगे तो उनमें क्या बदलाव आएंगे? अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि कोरोना की क्लासरूम्स जो हैं वो 20 स्टूडेंट से ज्यादा ना हो। जैसे पहले हमारे 2 सेक्शन होते थे 30 स्टूडेंट से, नाउ हम लोगों ने सोचा है कि हमने वो 3 सेक्शंस कर देने हैं। तो और 3 सेक्शन करेंगे तो हमको क्लासेस ज्यादा लगेंगे। उसके लिए भी हम स्कूल में ये अरेंजमेंट कर रहे हैं कि कम से कम क्लासेस ऐसे अवेलेबल हो जाएं, जैसे हायर क्लासेस है। हम लोग अभी 5th तक को सोच रहे थे कि हम 5th क्लास तक कोई भी क्लासेस, जब तक चीजें सामान्य ना हो, 5th तक की क्लासेस ना लगाएं। 6th से 8th और 9th से 12th की क्लासेस रेगुलर हैं और इनके सेक्शंस बढ़ा दिए जाएं। तो इससे मुझे लगता है सिटिंग, क्योंकि 1 to 5th यदि नहीं आ रहा है, नर्सरी केजी नहीं आ रहा है, तो जो क्लासेस के अरेंजमेंट है वो भी पूरे हो जाएंगे और सेक्शन से थोड़ी सी टीचर्स को अवेलेबल करने में दिक्कत जाएगी, पर मुझे लगता है हम उसको मीट आउट कर पाएंगे। कुछ एक्सटर्नल फैकल्टी को लेके बाहर से आके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने उद्देश्य को, क्योंकि अब सिलेबस को भी थोड़ा सा फास्ट करना है, ये भी एक जिम्मेदारी है। कई बार अभी कुछ आ रहा है गवर्नमेंट का कि सिलेबस का परसेंटेज कम कर देंगे, पर मुझे लगता है परसेंटेज कम करने के बाद अगले सेशन में उस चीज को दूसरी क्लास में इनकलकेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में वो चीज कहीं ना कहीं लिंक्ड अप है, मैप है, कहीं ना कहीं आगे काम आने वाली है, तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना बच्चों को बहुत जरूरी हो जाता। तो आप जैसे 9th की बात कर रहे हैं, 9th में आपने 70% सिलेबस कर दिया, तो जब वो 10th में पहुंचेगा तो ये जो 30% छूटा हुआ उसको मैप करना पड़ेगा 10th में, और वैसे ही 10th का जो 30% है वो 11th में मैप करना पड़ेगा। और मुझे लगता है 12th का सिलेबस हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से होगा। तो ये एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए, और मुझे लगता है सीबीएसई और एनसीईआरटी इस पे जरूर काम कर रही होगी। और जो जो उन्होंने पॉलिसी मेकिंग की है, जो उन्होंने डिजाइन किया है कैरिकुलम, वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा रिफाइंड है, और मेरा पूरा बिलीव है कि वो इस पे वर्कआउट करके एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। लेकिन अजय जी, जैसे ये सिलेबस की बात हुई, सिलेबस को ठीक है कट करके किसी तरह से ये इसको रिट्रैक करना चाहते हैं एजुकेशन सेशन को, सेशन चलता रहे। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आप लोगों की तरफ से कभी ऐसी कोई सरकारों ने, किसी एजेंसियों ने बात की है कि किसी एजुकेशनिस्ट को बुलाया हो, कोई शैक्षणिक संस्थाओं के डायरेक्टर्स को बुलाया हो, तो उनसे बात करके कोई गाइडलाइंस को लेकर अभी तक कोई ऐसा सुनने में आया है? कोई ऐसा कम्युनिकेशन देखा गया? अभी तक राज्य सरकार की ओर से नहीं आया है, बल्कि सीबीएसई ने प्रिंसिपल्स की मीटिंग की थी इस बारे में, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ने, और उन्होंने सुझाव मांगे थे कि इस काल में हमको क्या चीज कैसे करना चाहिए। और तो क्योंकि हम लोग सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स हैं, तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे फीडबैक भी देते हैं अपने स्कूल्स के माध्यम से भी, और बहुत सारे लोगों के सुझाव हमको भी सुनने मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वो रेगुलर सतत संपर्क में रहते हैं, जो उनके रीजनल ऑफिस हैं और सीबीएसई ऑफिस हैं। अच्छा अजय जी, अगर सिलेबस में जो काटने की बात की जा रही है 30%, 30%, 20%, कुछ भी एक फिगर चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आपको ऐसा लगता है, आपका इतना अनुभव है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको शायद कुछ समय के लिए होल्ड किया जा सकता है? कोई ऐसे कौन से पार्ट है कंटेंट्स के?
देखिए, अब ये सब्जेक्ट वाइज एक बार रिव्यू करने की बात होगी, पर मुझे ये लगता है कि जो भी हमारी मैपिंग है, कैरिकुलम की मैपिंग है, हम शॉर्ट क्या कर सकते हैं, जैसे किसी को 4 पीरियड अलॉटेड हैं, उसको हम 3 पीरियड कर सकते हम्म हैं। पर मुझे लगता है कंटेंट का, जैसे उस एक चैप्टर में 4 भाग हैं, उसको 3 भाग कर सकते हैं, पर वो पूरा चैप्टर नहीं हटा सकते, तो क्या क्योंकि चैप्टर इसकी का ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है कि स्कूल जो है अर्ली कर दिए जाएं 1 घंटे और अर्ली 1 घंटे रिलीज किए जाएं, लेटर 1 घंटे रिलीज वो किए जाएं? वो भी वो एक ऑप्शन है, पर मुझे लगता है वही 6 to 6.5 आवर्स आना जाना फिर बच्चों के लिए एक पैनिक वाला काम हो सकता है वो, तो वो भी लंबा एक एक समय हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा समय हो बोझिल भी जाएगा, हो जाएगा, शेड्यूल भी हो उसमें फिर जाएगा। उतना। बस यही कर सकते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया जा सकता है जो जो ऊपर ऊपर लिंक्ड अप नहीं है, आगे की क्लास में उतने इम्पोर्टेंस के नहीं है, और उसको बाद में साथ में डील किया जा सकता है, ऐसे टॉपिक्स को हटाया जा सकता है जिससे वर्कलोड कम होगा। अब अजय जी, ये तो तय है कि कोरोना के बाद जो है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, ये तो तय है, और ये 1-2 साल के लिए नहीं है, बल्कि कुछ बदलाव ऐसे हैं जो स्थायी रूप से करने होंगे। तो एक बात आपने कही कि क्लासरूम्स में हम 20 की कैपेसिटी 20+1 टीचर के साथ हम चलेंगे, तो इसके बाद जी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा लगेगा, शैक्षणिक जी मतलब जो शिक्षकों का भी बड़ा एक वो लगेगा, आपको संख्या लगेगी, और जो क्लासरूम्स है उनकी संख्या भी बढ़ेगी, फर्नीचर भी बढ़ेगा, और सारे इक्विपमेंट, सारे टूल्स, वो टेक्निक्स भी बढ़ेंगी। इसके दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सरकारी जो व्यवस्था है, उस हाँ जी सरकारी व्यवस्था में तो फिर जो शिक्षक अभी काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 20% शिक्षकों की मांग बढ़ जाएगी, तो एक तरह से तो हाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। देखिए, अब यदि मैं प्राइवेट स्कूल की तरफ से सोचता हूँ, तो यदि मैं 100 रुपए फीस ले रहा हूँ, तो मैं आने वाले समय में 120 या 130 रुपए फीस लूंगा, क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाएगा मेरा। और बेसिकली जो कॉस्ट है स्कूल में, जो कॉस्टिंग है, वो शिक्षकों की सैलरी है। और आप मेजर आप देखिए, बहुत सारे कई बार ये चीज हो रही है अभी, शायद फी निमाना का आयोग बनाया जा रहा है, और उसमें भी ये डिस्कशन हो रहा है कि पेरेंट्स बीच बैठ के डिसाइड करेंगे। देखिए, हो सकता है डिसीजन अच्छा निकल आए, पर मुझे लगता है जो प्राइवेट स्कूल रन करते हैं, वो अपने आप में कॉम्पिटिटिव मार्केट में बैठे हुए हैं, और उनको यदि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो उनको शिक्षकों को हायर करना होगा और अच्छी सैलरी देनी होगी, वही उनका कॉस्ट है। और जो जो अच्छी शिक्षा देगा उसके शिक्षक की सैलरी अच्छी होगी ही, अदरवाइज आपके शिक्षक छोड़ के दूसरे जगह डाइवर्ट हो जाएंगे जो अच्छे शिक्षक हैं। तो ये एक स्कूल के सामने चैलेंज होता है कि यदि अच्छी शिक्षा, यानी फीस भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक फीस रूप से चीज बढ़ेगी, तो फीस भी प्रोपोर्शनल बढ़ेगी। है, तो वो फीस ज्यादा हो जाती है। तो कई बार होता है कि इस स्कूल की फीस इतनी है, इस स्कूल की फीस इतनी है, इस स्कूल की फीस इतनी है, गवर्नमेंट स्कूल की फीस कम है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की पूरी सैलरी यदि आप कैलकुलेट करें, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम स्कूल को सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाएं। गवर्नमेंट आप देखिए, गवर्नमेंट स्कूल एक बार सेल्फ सफिशिएंट होने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट में चल रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं, कि नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे हैं। तो वो बिल्कुल एक सही बात है, होगा। एक मसला है वो। अजय जी, हाँ एक लास्ट एक इम्पोर्टेंट कमेंट आपका चाहूंगा कि जी अभी अगर एजुकेशन बिगड़ता है स्कूल का, स्पेशली हायर 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 सेकेंडरीज का, हाई स्कूल्स का अगर बिगड़ता है इस समय 2-3 हाँ साल, अगर कोई राज्य सरकारें, कोई केंद्र सरकारें अपने सिस्टम को, अपने स्ट्रक्चर को नहीं कंट्रोल कर पाए, तो इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम यूनिवर्सिटीज पर भी पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से। श्योर श्योर श्योर। तो ऐसे में हम जो बात कर रहे हैं विश्व गुरु की, और दुनिया में हम बड़े अच्छे विश्वविद्यालयों को लेकर के हम जो बातें कर रहे हैं, वो सारी बेमानी हो जाएंगी, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, देखिए, अभी मेरे ख्याल से बहुत जो अभी 2 या 3 महीने का समय हमारा बर्बाद हुआ है, जी और यदि हम आने वाले समय में इसको थोड़ा सा जल्दी, देखिए पूरे सब चीज ओपन कर दिए हैं, ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता
एक प्राइम इम्पोर्टेंस में है, पर यदि एजुकेशन है वहाँ पे जुड़ा हुआ, एजुकेशन प्रोवाइडर है, तो जो जो सावधानी सरकारी अस्पताल में की जा रही है, सरकारी अस्पताल में की जा रही है, ऑफिसेज में की जा रही है, बाजार में की जा रही है, तो और ऑफिसेज में जो उद्योग हैं उनमें ली जा रही है, तो वो सावधानियां स्कूल भी मेरे ख्याल से सक्षम होगा वो सावधानियां अपने इधर वो इम्प्लीमेंट कर ले। तो जल्द से जल्द मुझे लगता है स्कूल खोलने का भी निर्णय सरकार को लेना चाहिए, और निश्चित रूप से कुछ सावधानियों के साथ धीरे धीरे हायर क्लासेस को पहले, फिर धीरे धीरे लोअर क्लासेस की भी अनुमति दी जानी चाहिए। और हमको इस बार गर्मियों की छुट्टियां जो आने वाले समय है, सेशन को एक्सटेंड करना चाहिए। आप देखिए 31 मार्च तक सेशन होता है, मुझे लगता है यदि हम उसको 31 अप्रैल और मई तक का सेशन कर देंगे और मई में एग्जामिनेशन यदि करेंगे, तो मुझे लगता है और कुछ छुट्टियां हैं जिसको हम कम कर सकते हैं, खासकर दिवाली दशहरा की छुट्टियां होती हैं और बीच में और क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा कम करके यदि हम इस गैप को पूरा करेंगे, तो मुझे लगता है हम अपने पूरे ऑब्जेक्टिव में मई में ही हम फुलफिल कर पाएंगे उसको। मई में 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा निकाले जा सकते हैं। हाँ, 20-25 दिन एक्स्ट्रा निकाले जा सकते हैं, और निश्चित रूप से उस समय तक पूरा जो सिलेबस, डिजाइन सिलेबस है, वो पूरा किया जा सकता है उतने समय में, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम अपने सेशन को एक्सटेंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन फिर से 1 जुलाई से स्टार्ट करके जैसा रन करता है वैसा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आप शामिल हुए। तो आफ्टर कोरोना इस डिस्कशन सीरीज में आज हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, एजुकेशन के स्ट्रक्चर से लेकर के, कंटेंट से लेकर के, ऑपरेशनल तक पर हमने बहुत डिटेल बात की है। कल हम एक नए अतिथि और नए गेस्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे और हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। हमारा मकसद है कि हम उन विषयों पर जरूर बात करें और बहुत व्यापक तरीके से बात करें। कोरोना आया और गया, कोरोना एक बहुत अलग तरह की ट्रेजेडी है, लेकिन मनुष्य को ये सोचना बहुत ज्यादा पड़ेगा कि ऐसी ट्रेजेडीज अगर आती है तो हमारे पास इनको फेस करने का क्या टूल है और हम इनका कितना कम से कम प्रभाव कर सकते हैं हमारे आम जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार।